नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं दंगल 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद देश के सारे विपक्षी दल एक मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं और यह मुद्दा है आम बजट पेश करने की तारीख को लेकर। सरकार चुनाव से 3 दिन पहले आम बजट पेश करना चाहती है। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। आज 8 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से मिलकर इसकी शिकायत की है। चुनाव आयोग की चौखट पर देश के 8 राजनीतिक दलों के नेता एक साथ पहुंचे थे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में लेफ्ट, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने आम बजट की तारीख को लेकर चुनाव आयोग से अपनी आपत्ति फिर दोहराई। तो आज हमने इलेक्शन कमीशन को यही बताया है कि राष्ट्रपति को पहले हमने लिखा है, इलेक्शन कमीशन को पहले लिखा है। सरकार यदि अगर चाहे 31 से सेशन बुलाना तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ बजट जो है उसको प्रेजेंट 8 मार्च के बाद होना चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार ने दिसंबर महीने में ही ऐलान कर दिया था कि इस बार का बजट सत्र 31 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा और 1 फरवरी को आम बजट पेश कर दिया जाएगा। विपक्ष को ऐतराज है कि वोटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले बजट पेश करके केंद्र सरकार 5 राज्यों में वोटरों को प्रभावित कर सकती है। लिहाजा सरकार को बजट की तारीख को 8 मार्च के बाद रखना चाहिए। चुनाव आयोग की जब तिथियां घोषित हुई हैं, चुनाव आयोग की तिथियों के घोषित होने से पहले जो सीसीपीए है राजनाथ जी की अध्यक्षता में, उसने निर्णय बजट सेशन की तिथियों के बारे में कर दिया था। हालांकि 16 विपक्षी दलों ने 14 दिसंबर को ही राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर 1 फरवरी को बजट पेश करने के फैसले पर विरोध जताया था। तब चुनाव आयोग को भी इन दलों ने अपनी अर्जी भेजी थी। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान किया है। जाहिर है चुनाव आयोग को सरकार के फैसले और विपक्ष के ऐतराज की जानकारी पहले से ही थी। ऐसे में नहीं लगता कि बजट की तारीखों में कोई फेरबदल होने वाला है। जो सरकार ने फैसला किया है वो बजट 1 फरवरी से ही होगा और उसमें जो है वो सियासत नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि 2012 के चुनाव के वक्त बजट की तारीख को लेकर बीजेपी ने विरोध किया था। तब यूपीए सरकार ने 28 फरवरी के बजाय 16 मार्च को बजट पेश किया था। अब विपक्ष का कहना है कि उससे पहले सरकार चाहे तो वोट ऑफ अकाउंट पास कर ले, क्योंकि बजट पास करने का वक्त तो 31 मार्च तक का है। कोई संवैधानिक रुकावट नहीं है, ये संवैधानिक रिस्पांसिबिलिटी है बल्कि सरकार की, किसी भी सरकार की हो तो उसको जो है वो जनरल बजट तो पेश करना होगा देश के विकास के लिए और देश के विकास से जुड़े हुए सवालों के लिए। जानकारों की माने तो इस बात की संभावना कम है कि बजट की तारीख को लेकर कोई फेरबदल किया जाए। हाँ, ये जरूर है कि कुछ गाइडलाइंस जरूर जारी की जा सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिस के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो जाती है। किसी दल या नेता को लोग लुभान वादे करने पर पाबंदी होती है, लेकिन इस बार वोट से ठीक 3 दिन पहले आम बजट पेश होगा। इस बजट में चुनाव वाले 5 राज्यों समेत पूरे देश के लिए कई लोग लुभान ऐलान सरकार कर सकती है। Cannot comment on symbols. We have just received papers and we will examine it. 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही आम बजट की तारीख के विरोध में राजनीतिक दलों ने अपनी आवाज मुखर कर दी। सबसे पहले बीएसपी और एसपी ने बजट की तारीख को लेकर आपत्ति दर्ज की। बीएसपी को आशंका है कि बिहार चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने जिस तरह वायदों की झड़ी लगाई थी, उस तरह का हथकंडा बीजेपी फिर से अपना सकती है। प्रधानमंत्री जी जैसे जाकर बिहार के चुनाव में जब कि कोई भी बजट प्रस्तुत करने की कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, जिस प्रकार वहां एक बोली लगती उस तरह से वो अनाउंसमेंट कर रहे थे। 50,000, 60,000, 70,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,10,000 करोड़। मैं ये कहना चाहता हूं कि बजट के माध्यम से ये उस तरह की चीजें करेंगे। विपक्षी दलों का आरोप है कि आचार संहिता लागू होने के बाद बजट पेश करना भी वोटरों को लुभाने का तरीका माना जा सकता है। आचार संहिता के लगने के बाद अगर आप वोटरों को लुभाने के लिए कुछ देते हैं तो वो एक तरह से करप्ट प्रैक्टिसेस में आ जाता है और आचार संहिता का उल्लंघन होता है। मगर ये सरकार
बजिद है कि हम 1 फरवरी को ही बजट पेश करेंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि यही दल नोटबंदी को नाकाम बता रहे थे और अब बजट की तारीख से परेशान हो रहे हैं, जबकि चुनाव से पहले बजट का इतिहास पुराना है। 2014 के आम चुनाव के पहले भी यूपीए सरकार ने अंतरिम बजट में कई घोषणाएं की थीं। वो कहते हैं जी वोट ऑन अकाउंट हुआ था, इंटरिम बजट हुआ था, तो क्या इंटरिम बजट में सारी चीजें घोषित नहीं की जाती क्या? सवाल यह है कि जब सरकार के पास बजट पेश करने के कई विकल्प मौजूद हैं, तो आखिर ऐसी क्या दरकार है कि बजट को वक्त से पहले पेश किया जा रहा है? विपक्ष के कई सवाल हैं। मसलन, वक्त से पहले बजट क्यों ला रही है सरकार? वोटिंग से 3 दिन पहले 1 फरवरी को बजट क्यों पेश किया जा रहा है? 8 मार्च के बाद आम बजट क्यों नहीं आ रहा? वोट ऑफ अकाउंट क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा? आमतौर पर देश में बजट सत्र फरवरी के महीने में ही हुआ करता था, जिसे सरकार ने 31 जनवरी को ही बुलाने का फैसला किया है। अमूमन 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट को भी 1 महीना पहले 1 फरवरी को ही पेश किया जा रहा है। विपक्ष को आशंका है कि वक्त से 3 दिन पहले बजट पेश कर सरकार इसका चुनावी फायदा उठाना चाहती है। जो घोषणाएं होती है बजट में, वो हमेशा पॉलिटिकल घोषणा होती है। उसको तो सब लोग विरोध करेंगे और फिर एक बार सदन नहीं चलेगा, हंगामा होगा। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार बजट की तारीख पहले करने के पक्ष में कोई ठोस दलील पेश नहीं कर पा रही है, लेकिन सरकार इसे संवैधानिक जरूरत का हवाला देकर विपक्ष की मांग को नजरअंदाज करने की कोशिश में है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुनावी समर का सामना करने से पहले समाजवादी पार्टी में साइकिल की जंग छिड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने मुलायम और अखिलेश गुट को नोटिस देकर 9 जनवरी तक उनके समर्थक जनप्रतिनिधियों की लिस्ट मांगी है। इसके बाद ही साइकिल छाप चुनाव चिन्ह के असली दावेदार का फैसला होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े सियासी दंगल का शंखनाद हो चुका है। लखनऊ की लड़ाई में कौन सिकंदर बनेगा और किसकी होगी शिकस्त, इसके लिए दिल्ली से लखनऊ तक रणनीति बन रही है। आज की समाजवादी सियासत 2 मुद्दों पर टिकी हुई थी। पहला विवाद समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर था, जिस पर चुनाव आयोग ने मुलायम और अखिलेश गुट से जवाब मांगा। दूसरी ओर 5 कालीदास मार्ग पर अखिलेश का मंथन चल रहा था, जिसमें अखिलेश समर्थक विधायक बड़ी तादाद में पहुंचे थे। दरअसल मुलायम सिंह यादव गुट और अखिलेश गुट ने चुनाव आयोग में अर्जियां देकर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल छाप पर अपनी दावेदारी जताई है। इसके बाद चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नोटिस जारी कर 9 जनवरी तक जवाब मांगा है। कोई लड़ाई नहीं है, पूरी पार्टी मुख्यमंत्री जी के साथ है। सारे विधायक, सारे सांसद, सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, सारे सम्मेलन के सदस्य। ये औपचारिकताएं हैं जो चुनाव आयोग करता है वो करेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सम्मेलन हुआ, जिस तरह से लोग उपस्थित हुए, उसके आधार पर माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सिंबल भी मिलेगा, सरकार भी बनेगी, चुनाव भी लड़ा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने दोनों गुटों के समर्थक विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और सांसदों के दस्तखत वाला हलफनामा मांगा है। आयोग की चिट्ठी मिलते ही मुलायम और शिवपाल यादव फौरन लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए। चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि चुनाव चिन्ह के विवाद में आयोग के इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के पैरा 15 के मुताबिक ही विवाद सुलझाया जाएगा। इसमें किसी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल के 2 गुटों के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर दावेदारी के हालात में फैसला देने का नियम है। वैसे अखिलेश गुट को साइकिल छाप पर कब्जे का पूरा भरोसा है, लिहाजा अखिलेश ने चुनावी तैयारी को लेकर 5 कालीदास मार्ग पर बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में पार्टी के अंदर के विरोधियों और विपक्षियों के खिलाफ चुनावी रणनीति पर विचार किया गया। ये जो बैठक है सारे विधायकों की है और एमएलसी है, जैसे वरिष्ठ नेता हैं उनकी सबकी बैठक है कि उसके अंदर जो है युवा मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी जो है उनके लिए जो है वो एक रणनीति जो है पूरी हम लोग बना चुके हैं। बनाना कुछ भी नहीं है और खाली एक औपचारिकता है, मतलब बैठक है सिर्फ। उधर मुलायम सिंह गुट से समझौते की कम होती उम्मीद के बावजूद आजम खान फिर अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। मुलायम और अखिलेश की कलह में सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही परेशान नहीं है,
उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों की रणनीति भी झगड़े से गड़बड़ा गई है। अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी गठबंधन पर कोई बात नहीं बन पाई है। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम का आगाज हो चुका है। राजनीतिक दलों के अंदर खाने तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी की चुनौती का मुकाबला करने के लिए सभी राजनीतिक दल अकेले ही चुनाव मैदान में हैं। यूपी में अभी तक किसी तरह के बड़े गठबंधन का ऐलान नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अब भी उम्मीदें बांधे बैठी है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन हो सकता है। सब जगह है, जैसे हमारे भी विधायक लोग भी कहते हैं कि सर हमें किसी न किसी से गठबंधन करना चाहिए। कांग्रेस गठबंधन तो चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की कलह की वजह से ये तय नहीं हो पा रहा है कि गठबंधन की बात किससे और कैसे की जाए। सवाल तो ये उठता है कि कोई भी कौन लोग हैं, कि कौन लोग किससे बात करेंगे और वो लोग किससे बात करेंगे, तो करनी तो चाहिए। तो ऐसी कोई बात हमारे यहाँ नहीं। सपा तो टूट गई है, तो अब देखिए एक नया राजनीति, एक नए किस्म की राजनीति की चुनौती आ गई है सामने। अब देखो सब लोग बैठेंगे, देखेंगे, समझेंगे और फिर फैसला करेगी हमारी हाईकमान। सवाल यह भी है कि पिछले चुनाव में इतना बड़ा बहुमत पाने वाली पार्टी कांग्रेस जैसी चौथे नंबर की पार्टी से क्यों गठबंधन करेगी। ऐसे में यूपी कांग्रेस का एक धड़ा अकेले चुनाव में जाने की तैयारी में जुटा है। उनका मानना है कि चुनाव इतना करीब आ चुका है कि अब चुनाव से पहले गठबंधन मुश्किल नजर आ रहा है। राज बब्बर जी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हम 403 सीटों पर लड़ेंगे, गठबंधन नहीं है। तो उनकी बात न मानने की कोई वजह मुझे तो नहीं नजर आती। तो इसलिए मैं मानकर चलता हूं कि चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने या नहीं होने को लेकर बहुजन समाज पार्टी भी चौकस है। मायावती ने आरोप लगाया है कि एसपी कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के इशारे के बाद ही होगा। हालांकि यूपी में सेकुलर पार्टियों के बीच महागठबंधन की उम्मीद बांधकर थक चुके आरएलडी और जेडीयू ने आपस में गठबंधन कर लिया है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे तो चुनाव सिर्फ 5 राज्यों के हैं, लेकिन इन चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा होनी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस राहुल गांधी के भरोसे है, तो पंजाब और गोवा में राहुल गांधी ही कांग्रेस के चुनाव प्रचार के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने हैं। पांच राज्यों के चुनाव में क्या राहुल गांधी कोई करिश्मा दिखा पाएंगे? क्या 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार हार के सिलसिले को तोड़कर राहुल यूपी, पंजाब और गोवा में इस बार कांग्रेस को मुकम्मल सीटें दिला पाएंगे? ये सवाल कांग्रेस के अंदर भी उठ रहे हैं और पार्टी के बाहर भी। सबसे बड़ा इम्तिहान यूपी में है, जहां कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और उसका मुकाबला बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी से है। यूपी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कमान संभाल रखी है। राहुल गांधी ही यूपी में कांग्रेस के चुनाव अभियान का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में यूपी चुनाव में राहुल गांधी की साख भी दांव पर लगी है। यूपी विधानसभा का चुनाव राहुल के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस 27 साल से सत्ता से बाहर है। यूपी में आखिरी बार कांग्रेस की सरकार 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989 तक रही। इस दौरान नारायण दत्त तिवारी सीएम थे। इसके बाद कांग्रेस का यूपी में पतन होना शुरू हुआ और लगातार हर चुनाव में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी है। वहीं पंजाब में भी कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है। यहां भी कांग्रेस के लिए सत्ता पाना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अकाली गठबंधन है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। पंजाब में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कमान सौंपी है, जिन्हें आगे कर राहुल गांधी पंजाब में किला फतह का ख्वाब बुन रहे हैं। गोवा में 5 साल से बीजेपी की सरकार है। जानकार मानते हैं कि गोवा में बीजेपी को उखाड़कर कांग्रेस के लिए सत्ता में आना इतना आसान नहीं है। गोवा में भी राहुल गांधी ही कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में राहुल के लिए बड़ा चैलेंज है। तो उत्तराखंड में हरीश रावत की कांग्रेस सरकार है। पिछले कुछ महीने पहले उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस में बगावत के सुर सुनाई दिए थे, उसे देखते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाना राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात उत्तराखंड के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही पहाड़ की पॉलिटिक्स दिल्ली पहुंच चुकी है।
उत्तराखंड सरकार के मुखिया हरीश रावत विकास में रुकावट का आरोप लगाकर आज केंद्र के खिलाफ दिल्ली में धरने पर बैठे। चुनावी मौसम में पहाड़ की सियासत उतरकर दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच चुकी है। विकास के जिस मुद्दे पर केंद्र की सरकार और बीजेपी देश भर में चुनाव लड़ने का दावा करती है, उसी विकास की राह में रोड़ा अटकाने का आरोप लेकर हरीश रावत दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे। सबसे पहले सुनिए उत्तराखंड के विकास में रोड़े अटकाने का क्या आरोप केंद्र पर लगा है। जब हमने अपना मास्टर प्लान सबमिट किया, जोनल मास्टर प्लान सबमिट किया, तो उसको केंद्र सरकार ने एक तरफा बिना हमसे बातचीत किए रद्द कर दिया। और इसका अर्थ है कि उत्तराखंड के विकास के लिए जो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को रद्द कर दिया। उत्तराखंड केंद्र सरकार के इस कदम को विकास बंदी के रूप में देखता है। उत्तराखंड को इन दरअसल पहाड़ में विकास के लिए केंद्र ने राज्य से भागीरथी मास्टर प्लान बनाने को कहा था। उत्तराखंड का यही प्लान केंद्र ने नामंजूर किया है। इसमें गौमुख से नीचे का क्षेत्र पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील घोषित किया गया। इन इलाकों में पनबिजली या खदान परियोजना की इजाजत नहीं होगी। लेकिन भागीरथी मास्टर प्लान का मुद्दा तो महज केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का एक सियासी वाद है। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसमें रावत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने चुनावी जंग में कांग्रेस के खिलाफ सितंबर में घेरा डालो, डेरा डालो का आयोजन किया। अक्टूबर में बूथ स्तर पर जवाब दो, हिसाब दो पदयात्रा की और नवंबर में परिवर्तन रैलियां की। आप देखते इसका मुकाबला करने के लिए हरीश रावत अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। वैसे उत्तराखंड की बात करें तो राज्य बनने के बाद से हुए 3 विधानसभा चुनाव में कोई भी दल दूसरी बार सत्ता में नहीं पहुंच सका है। पिछले चुनाव में भी तब की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एक सीट से चूक गई थी। तब बीसी खंडूरी बीजेपी का चेहरा थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस सरकार पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी ने अभी तक सीएम का चेहरा पेश नहीं किया है। बीजेपी कांग्रेस पर 2013 की आपदा में फेल रहने का आरोप लगाती है, जबकि खुद बीजेपी के अंदर नेताओं की खींचतान जारी है। पार्टी में फूट का खामियाजा हरीश रावत भी भुगत चुके हैं, लेकिन उस विवाद में कांग्रेस बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप भी लगाती है। बहरहाल पिछले चुनाव में सिर्फ एक सीट से मात खा चुकी बीजेपी को इस बार उत्तराखंड में जीत की उम्मीद है। वहीं रावत अपनी सरकार के कामकाज के बूते वापसी का दावा कर रहे हैं। मनीष चौरसिया, न्यूज नेशन, दिल्ली। 5 राज्यों में चुनाव साफ सुथरे हों, इसके लिए आयोग ने पर्यावरण के लिहाज से भी इस बार कई अहम फैसले किए हैं। इनमें बड़ा फैसला यह है कि अब प्लास्टिक के झंडे, बैनर, पोस्टर या दूसरी चुनावी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में चुनाव सामग्री की दुकानों पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है या नहीं, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने साफ किया है कि इन चुनावों में कोई भी ऐसी प्रचार सामग्री ना लगे जिससे पर्यावरण को खतरा हो। बायोडिग्रेडेबल चीजों को यूज करने के लिए कहा गया है, यानी कि कपड़ा, कागज, ऐसे जो डिसॉल्व हो सके, सड़ गल जाएं और जिनसे प्रदूषण को खतरा न हो। हमारे साथ बड़े चुनाव प्रचार सामग्री का काम करने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? हनीफ। हनीफ साहब, कितने ऑर्डर्स अभी आपको? अभी लोग रेट मालूम करके जा रहे हैं। रेट मालूम करके? हाँ, अभी कैंडिडेट का जो डिक्लेयर भी नहीं हुआ क्लियर, और डेट जल्दी आ गई है इसकी। तो लेकिन चुनाव आयोग ने साफ किया है, एक झंडा है आपके पास ये। तो ये तो कपड़े का ही लग रहा है या इसमें प्लास्टिक में? ना कपड़ा ही है सब। ये कपड़ा है? हाँ, प्लास्टिक कोई नहीं चलेगा। तो ये मतलब गल जाएगा? हाँ, गल जाएगा जल्दी, बहुत जल्दी गल जाएगा। मुझे लग रहा है इसमें कुछ है प्लास्टिक जैसा। नहीं, शाइनिंग है वैसे, वो शाइनिंग है। तो ये मतलब गल जाएंगे। सभी इसी तरीके के हैं कपड़े के? सब कपड़ा ही है, जो गलने वाला कपड़ा। तो प्लास्टिक का कोई सामान नहीं? सामान नहीं करेंगे हम। ये आ गया आपके निर्देश? हाँ, आ गया। अभी बचत भवन होती है हमारी, डीएम से कहा, घोषणा की, कोई आप नहीं बनाएंगे। अच्छा, जो यहाँ जिला प्रशासन ने मीटिंग भी की थी, हम उसमें थे, तो उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का कोई इस्तेमाल यूज नहीं करेंगे। आप यूज नहीं करेंगे। तो ऑर्डर्स तो आगे होंगे प्लास्टिक पे बनने के? नहीं, प्लास्टिक का ऑर्डर हम लेने के भी नहीं लेंगे नहीं, क्योंकि कार्रवाई का डर है। कार्रवाई का डर है, इसलिए हम सिर्फ कपड़े का ही बनाएंगे, जो गलने वाला कपड़ा होगा। गलने वाला कपड़ा होगा। कितना? अभी तो काफी सामान आपके सामान बना रहे हैं। अभी कैंडिडेट अभी आने, रेट मालूम करके जा रहे हैं। अभी पार्टी के ऑर्डर्स मिल गए? हाँ, पार्टी के, बस पार्टी के रेट मालूम करके जा रहे हैं। अभी कह रहे कल आएंगे, परसों आएंगे। अभी तो आपने एडवांस में मंगा के रख लिए? रख लिए हैं, इसी उम्मीद पे माल बिके। 5 साल में सीजन नहीं तो पॉलिटिकल तो पूरा साल चलता है। वैसे ऐसा तो ये है कि 5 साल जो है हम लोग इंतजार करते हैं। 5 साल में ये बच्चे भी, लड़के भी काम करते हैं, घरेलू जो है रोटी रोजी 2-3 महीने चल जाती है।
लेकिन चुनाव आयोग अगर झंडों पर पाबंदी लगाता तो उससे ठेस पहुंचेगी, उससे नुकसान होगा। नहीं, झंडों पर कोई पाबंदी नहीं, उनका ये कहना है कि जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, ऐसा कोई मटेरियल नहीं इस्तेमाल करना। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की सख्ती के बाद पहले ही जिला प्रशासन यहाँ के दुकानदारों को निर्देश दे चुका है कि कोई भी ऐसी प्रचार सामग्री ना हो जिससे पर्यावरण को खतरा हो, खासकर प्लास्टिक के। और फ्लैक्स की क्या स्थिति है साहब? फ्लैक्स तो अभी नहीं आया कोई ऑर्डर फ्लैक्स का। और तो फ्लैक्स में तो प्लास्टिक होगी? हाँ, प्लास्टिक होगी, वो नहीं छापेंगे? नहीं चल रहा, हमने छापेंगे नहीं छापेंगे। निर्देश पहले से आगे हैं, लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि क्या चुनाव आयोग की सख्ती का पूरी तरीके से पालन हो पाता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज नेशन।